आरती और पुष्पेंद्र दोनों अपनी तीनों बेटियों के साथ बहुत खुश थे। पुष्पेंद्र गांव में खेतीबाड़ी करता था। उसका सपना था कि उसकी तीनों बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों। तीनों बहनें रचना, हिमानी और हर्षा पढ़ने में बहुत ही होशियार थीं। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया। बादल कड़क रहे थे। तभी छोटी बेटी हर्षा आकर आरती की गोद में चढ़ गई और बोली, मम्मा, बाहर देखो, कितने जोर से बिजली कड़क रही है। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। आरती ने समझाते हुए कहा, बेटा, बिजली से क्या डरना? जानती हो, जब बादल आपस में टकरा जाते हैं तो ऐसे ही कड़कने की आवाज आती है। ये सब सुनकर बड़ी बेटी रचना बोली, मम्मी, स्कूल में तो बच्चे कहते हैं कि जब बिजली किसी पर गिर जाती है तो मर जाते हैं। मम्मी, अगर हम पर बिजली गिर गई तो क्या हम भी मर जाएंगे? ऐसे मत बोलो मेरी बच्ची, तुम्हें छूने से पहले मौत मुझे ले जाए। मम्मी, आपको कभी कुछ नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो तुम हो ना अपनी छोटी बहनों और अपने पापा को संभालने के लिए। अरे तुम्हारी बातें खत्म हो गई हों तो कुछ खाने को भी बना लो भाग्यवान। इतना सुहावना मौसम हो रहा है और तुम लोग ऐसा गंभीर माहौल बनाए बैठे हो। अरे ऐसे में तो कुछ पकौड़े सकोड़े हो जाएं। पापा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। देखो मम्मी, पापा और हिमानी, इन दोनों को तो खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। दीदी, आप मत खाओ, मगर हमें तो खाने दो। माँ, थोड़ी मटर की कचौड़ी भी बना लेना, फिर तो मजा ही आ जाएगा। बस, अब तो गया हमारा पूरा दिन रसोई में। इस लड़की ने तो खाने के लिए नाक में दम कर रखा है, पेटू कहीं की। इस प्यारी सी नोक-झोंक के साथ उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था। एक दिन तीनों बहनें सुबह तैयार होकर स्कूल चली गईं। कुछ ही देर बाद तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से पड़ोसी गांव की नहर में पानी खतरे के निशान से बहुत ऊपर चढ़ गया, जिसे दूसरे गांव में छोड़ दिया गया। इस वजह से उनके गांव में बाढ़ आ गई। मास्टर जी बोले, अरे बच्चों, जल्दी जल्दी स्कूल की चौथी मंजिल पर चले जाओ। गांव में बहुत तेजी से बाढ़ आ रही है। लगता है पूरा गांव ही बह जाएगा। रचना ने कहा, मास्टर जी, हमें जाने दो, हमारे घर पर भी तो बाढ़ आई होगी। अरे बच्चों, वो लोग बड़े हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन तुम खुद को इतने तेज पानी के बहाव से कैसे बचा पाओगे? रचना को लगा कि उसके माँ और पिताजी ने भी किसी तरह खुद को बचा लिया होगा, मगर उसे क्या पता था कि जो कल तलक अपने बच्चों के साथ बैठकर कहकहे लगा रहे थे, आज उन्हें मौत बाढ़ के रूप में आकर ले जाएगी। हिमानी ने पूछा, दीदी, क्या बाढ़ हमारे घर पर भी आई होगी? हाँ हिमानी, पता नहीं माँ और पिताजी किस हाल में होंगे। कई दिन बाद बाढ़ का पानी उतरा, मगर जब तक कई बच्चे अनाथ हो चुके थे, उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। कहने के लिए कोई अपना नहीं बचा। उनमें से रचना, हिमानी और हर्षा भी थीं। 3 दिन बाद बाढ़ में मरे लोगों के शव बरामद हुए। अपने माँ बाप की ऐसी अवस्था देखकर वो तीनों बहनें बिलख बिलख कर रो पड़ी। खुद को अनाथ और बेसहारा होते देख उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। कई दिन यूं ही रोते हुए गुजर गए। घर का पानी तो सूख चुका था, लेकिन घर में खाने पहनने को कुछ नहीं बचा और ना ही घर रहने लायक बचा। हिमानी बोली, दीदी, बहुत भूख लगी है। हिमानी, तुम्हें ऐसे हालातों में कैसे भूख लग सकती है? दीदी, पेटू हूं ना, इसलिए। आज माँ और पिताजी होते तो इतना बुरा समय नहीं देखना पड़ता। अनाथों की भी भला कोई जिंदगी है। खबरदार हिमानी, अगर खुद को अनाथ कहा तो मैं हूं ना तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए। दीदी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। रचना सोचने लगी कि उन्हें क्या खिलाए। रसोई बेहाल पड़ी थी, कुछ भी तो नहीं बचा था। रसोई के सारे डिब्बों में पानी भर चुका था। तभी एक डिब्बे पर रचना की नजर गई, जो कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ था। रचना ने उसे उतार कर देखा तो उसमें गुड़ और चने रखे हुए थे। वो अभी सूखे थे, उसके ढक्कन से अंदर पानी नहीं गया। तीनों बहनों ने गुड़ चने खाकर अपनी भूख मिटाई।
रचना ने सबसे पहले गैस चूल्हा बाहर धूप में सुखाने के लिए रख दिया और घर की साफ सफाई करके घर को रहने लायक बनाया। बाहर गैस चूल्हा रखा देख वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग दंपत्ति ने पूछा, बेटी, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा क्या? नहीं अम्मा जी, ये तो। अच्छा, रहने दो। ये बताओ, किराए के लिए कोई कमरा खाली है क्या? दरअसल हम पड़ोसी गांव से हैं। बाढ़ में हमारा सब कुछ बह गया, बस हम सलामत हैं। कुछ सोचकर रचना बोली, अब मम्मी पापा तो रहे नहीं, हम तीनों बहनों के लिए एक ही कमरा काफ़ी है। क्यों ना बाकी के 2 कमरे किराए पर दे दूं? इससे हमें पैसा भी मिल जाएगा और हमें अकेले में डर भी नहीं लगेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ अम्मा जी, 2 कमरे खाली हैं। दमयंती ने पूछा, किराया क्या है? घर में मम्मी पापा नहीं है क्या? ये सुनकर रचना की आंखें भर आईं। वह बोली, हमारे मम्मी पापा 8 दिन पहले बाढ़ में मर गए। दमयंती दयालु थी, ये सुनकर उसको दया आ गई। वह अपने पति रघुवीर से बोली, 2-2 हजार से 2 कमरे के 4,000 रुपए बनते हैं, दे दो लड़की को। बेटी, हम अभी से रहना शुरू कर देते हैं और तुम हमें अगर दोनों समय का खाना भी दे दो तो 2,000 रुपए और ले लेना। रचना को ऐसा लगा जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। इतने पैसे कम थे या ज्यादा ये तो नहीं पता, मगर रचना ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर क्या था, रचना जल्दी से रसोई का सामान खरीद लाई। उसने खाना बनाया और सबको परोस दिया। दमयंती ने कहा, बड़ा स्वादिष्ट खाना है, जरूर तुम्हारी माँ ने बनाना सिखाया होगा। वो गैस चूल्हा बाहर ही रखा रहने दो और खाना बनाकर बेचना शुरू कर दो। बहुत स्वाद है तुम्हारे हाथों में, इससे तुम्हें आमदनी भी होगी। अम्मा जी, स्कूल छूट जाएगा और फिर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बिना फीस के तो स्कूल में मास्टर भी नहीं पढ़ाएगा बेटा। 2 महीने का एडवांस हम दे देते हैं, दोपहर तक स्कूल और स्कूल के बाद खाना। तुम 3 बहनें हो, सब बड़े आराम से कर पाओगी। सोच लो, इस दुनिया में बिना पैसे के कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए तुम तीनों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, अम्मा जी सही कह रही हैं। पैसे होंगे तभी तो कुछ खाने के लिए आएगा। हम तीनों बहनें मिलकर क्यों ना एक ढाबा खोल लें, फिर तो हम रोज अच्छा अच्छा खाना खाया करेंगे। हिमानी, अब तुम अच्छी अच्छी डिश बनाने के बारे में सोचो, हम जल्दी ही अपना छोटा सा ढाबा खोलेंगे। दीदी, वैसे हम खाने में बनाएंगे क्या? छोले चावल और नान के साथ पनीर या कोई सूखी सब्जी। अब सुबह में तीनों बहनें स्कूल जाती और दोपहर में खाना बनाकर बेचती। हर्षा कहने लगी, दीदी, हमारे ढाबे पर तो अभी बहुत कम लोग आते हैं। हर्षा, थोड़े से शुरुआत तो हुई, वरना इतनी भी उम्मीद न थी। अभी थोड़े लोग आते हैं, कुछ दिनों बाद ज्यादा भी आएंगे। हाँ, जरूर आएंगे, बस खुद को अनाथ समझकर कभी हिम्मत मत हारना बच्चों। उन तीनों बहनों ने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन 3 अनाथ बेटियों का ढाबा एक मशहूर ढाबा बन गया। तीनों बहनों ने बहुत सी खाना बनाने की प्रतियोगिताओं में भाग लिया और शेफ बन गई, जिसकी वजह से उनके खाने और ढाबे की प्रसिद्धि पूरे देश भर में फैल गई। माँ बाप नहीं थे, लेकिन उनकी अनाथ बेटियां अपने ढाबे से एक बहुत बड़ा नाम कमा चुकी थीं। हर्षा बोली, दीदी, अब तो हमें एक बड़ा सा होटल खोल लेना चाहिए। तो रचना ने कहा, हाँ हर्षा, लेकिन उस होटल को हम नहीं, शेफ संभालेंगे। हमारे लिए हमारा ये ढाबा ही हमारी धरोहर है। बेटी, आज तुम आत्मनिर्भर हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी है। अम्मा जी, अगर आप न होती तो हमें सही राह कौन दिखाता? आप ही हमारी शक्ति हैं। दमयंती ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा,
भगवान करे तुम तीनों बेटियों का ढाबा खूब तरक्की करे। हाँ। ये कहानी एक ऐसी लड़की मानसी की है जो कूड़े कचरे में से प्लास्टिक पॉलिथीन बेचकर गुजारा करती थी। माँ कब मरी यह तो याद नहीं, मगर बाप को उसने भूख से मरते हुए देखा है। एक छोटा भाई और 2 छोटी बहनें जिनकी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर है। मानसी कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम तीनों? तो तीनों भाई बहन बोले, दीदी भूख लगी है इसलिए कूड़े में से खाना ढूंढ रहे हैं। मानसी सोचने लगी, अब तो बाबा भी नहीं रहे, पेट तो भरना ही पड़ेगा। कबाड़ की दुकान वाला बोला, बच्चों, क्या तुम ये प्लास्टिक और पॉलिथीन बीन कर मुझे दे सकते हो? मैं बदले में तुम्हें पैसा दूंगा। तो मानसी ने कहा, हाँ हम करेंगे, हमें रोटी चाहिए। फिर चारों भाई बहन भूख मिटाने के लिए कूड़ा बीनने लगे। छोटी बहन चकोरी बोली, दीदी आज तो बहुत सारा कबाड़ जुटा लिया है, जल्दी से मालिक के पास जमा करोगी तो कुछ खाने को नसीब होगा। मानसी ने कहा, चल भुक्कड़, खाने के अलावा तुझे कुछ और काम नहीं है क्या? क्या दीदी, कब खाया? रात में ही तो खाया था, दिन तो पूरा ऐसे ही गुजर गया। कितना झूठ बोलती है, बता दीपू, वो जो उस कोठी के पीछे पन्नी में बंधा हुआ खाना पड़ा था वो किसने खाया था? क्या री चकोरी, झूठ क्यों बोलती है? हम तीनों ने वो खाना खाया था ना, सिर्फ दीदी भूखी रही थी। क्यों छुटकी, बोलती क्यों नहीं? छुटकी बोली, भैया बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 56 भूख खाए हो। क्या था उसमें? किसी के घर की बची हुई सिर्फ 6 बासी रोटियां ही तो थी। चकोरी ने कहा, दीदी एक बात समझ में नहीं आती, भगवान ने सबको अलग अलग क्यों बनाया है? कोई रोटी सब्जी कूड़े में फेंक देता है तो किसी को खाने के लिए भी नसीब नहीं होती। मानसी बोली, हाँ चकोरी, अगर भगवान सबको रोटी बराबर देता तो आज हमारे बाबा जिंदा होते, हम कचरा नहीं बीन रहे होते। बाबा भूख से मर गए क्योंकि वो बीमार थे, काम करना उनके वश की बात नहीं थी। जब पैसा ही नहीं था तो रोटी कहाँ से खाते, इसलिए मार दिया भूख ने उन्हें। तीनों भाई बहन अपनी बड़ी बहन से आकर लिपटते हुए बोले, दीदी हम मरना नहीं चाहते, हम काम करेंगे और अपनी भूख के लिए हम काम करके पैसे जुटाएंगे। मेरे लाडलो, उस समय मैं छोटी थी इसलिए बाबा को नहीं बचा पाई, लेकिन तुमको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। एक दिन मानसी कचरा बीन रही थी, तभी एक तेजी से आती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी। मानसी को बहुत चोट आई, खून बहने लगा, वह दर्द से चिल्लाने लगी। गाड़ी रुक गई, उसमें से एक आदमी आनंद उतरा। वह बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, गाड़ी के ब्रेक ने काम नहीं किया, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं पाया। अरे कोई आ जाओ भाई, जल्दी से उठाओ, मेरी मदद करो, इसे बहुत चोट लगी है। कुछ लोगों की मदद से वह मानसी को अस्पताल ले गया। आनंद ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता मत कीजिएगा, इसको मेरी वजह से चोट लगी है, ये लड़की ठीक हो जानी चाहिए। इसके पैर में फ्रैक्चर है, मैंने प्लास्टर कर दिया है, इसे कुछ दिन पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। मानसी रोने लगी तो आनंद बोला, क्यों रोती हो बेटी, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा सारा इलाज मैं कराऊंगा। मानसी ने कहा, बाबूजी, पैर का इलाज तो आप करा दोगे, लेकिन जो पेट में भूख लगती है उसका इलाज कौन कराएगा? चारों भाई बहन दिन भर कचरा बीनकर शाम को बेचते थे, तब कहीं जाकर खाने का इंतजाम होता था। अब मैं और मेरे भाई बहन क्या खाएंगे? क्यों, घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है, भूख सबको खा गई। आनंद उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह बोला, कहाँ रहती हो तुम? वहीं बिल्डिंगों के पीछे झुग्गी में। बेटी, वहीं बिल्डिंग के पास सड़क पर मेरा एक ढाबा है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती
तुम्हारे बहन भाई वहीं कुछ काम में मदद कर दिया करेंगे, इससे उन्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे और खाना भी। मानसी को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम उसके भाई बहन भूखे तो नहीं रहेंगे। दीपू, चकोरी, छुटकी अब ढाबे में सब्जी धोना, काटना, टेबल साफ करना ऐसे छोटे मोटे काम कर दिया करते थे और बदले में उन्हें भर पेट खाना मिल जाता था। साथ में मालिक भी कुछ पैसे दे देते थे और बाकी ग्राहक भी उन्हें कुछ टिप दे ही जाते थे। ढाबे में एक ग्राहक बोला, ए लड़की, ऐसी ललचाई सी आंखों से क्या देख रही है? तो छुटकी ने घबरा कर जवाब दिया, कुछ नहीं साहब। भूख लगी है? हाँ। अरे तुम जैसे बच्चों की तो आदत ही खराब होती है, तुम्हारी आंखों में हमेशा लालच भरा रहता है। उस ग्राहक ने कुछ खाना खाया और कुछ छोड़कर चला गया। चकोरी बोली, क्या देख रही है छुटकी? तो छुटकी ने कहा, यही दीदी कि इन लोगों को खाने की जरा भी कदर नहीं है। ये किसी भूखे को एक और भी नहीं खिला सकते और देखो कितना सारा खाना बेकार कर गए। चकोरी, ये खाना डस्टबिन में डालकर टेबल साफ कर दो। चकोरी ने वहां पड़े सब्जियों के थैले उठाए और सारा खाना अलग अलग थैलियों में पैक करके टेबल साफ कर दी। ढाबे पर रहते हुए उन्हें 1 महीना हो चुका था। अब तो मानसी भी थोड़ा चलने फिरने लगी थी। आनंद ने उसे भी अपने ढाबे पर ही बुला लिया। मानसी बेटा, तुम और तुम्हारे भाई बहन बहुत ईमानदार और अच्छे हैं, मैं इनसे बहुत खुश हूं। ईमानदार हैं बाबूजी, तभी तो पढ़ने की उम्र में मेहनत करके खा रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि ये शाम को ढाबे के ग्राहकों का सारा बचा हुआ झूठा खाना पैक करके ले जाते हैं। मैं नहीं जानती बाबूजी, क्योंकि अभी तो मैं कम ही चल फिर पाती हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग तो वैसे भी डस्टबिन में ही डाल देते हैं। अच्छा, क्या तुम कुछ खाना बनाना जानती हो? हाँ बाबूजी, अपने बहन भाइयों के लिए मैं ही खाना बनाती हूँ। तो ठीक है, आज से तुम अंदर रसोइयों के साथ खाना बनाने में मदद किया करो। मैं तुम्हें महीने पर सैलरी दे दिया करूंगा। मानसी खुश थी कि अब उन चारों बहन भाइयों के पास काम है। पेट भरने के लिए कम से कम कूड़ा तो नहीं बीनना पड़ता। चारों बच्चे बहुत ईमानदारी से काम करने लगे, मगर आनंद को ध्यान रहता था कि शाम को तीनों बच्चे जूठा खाना इकट्ठा करके कहीं ले जाते हैं। एक दिन आनंद ने उनका पीछा किया। जो दृश्य उसने देखा वो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आ जाओ सब लोग, जल्दी जल्दी आ जाओ। ले कालू, तुझे चावल पसंद है तो चावल खा, और ले छोले डालकर खा। और अम्मा तुम रोटी लो, कई दिन से कह रही थी ना कि रोटी नहीं मिली। आज पेट भर के खाना खाओ, वैसे भी चावल खाने से तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा। गिन्नी, ये ले खीर, तुझे बड़े सपने आते हैं ना खीर के। देख, इसमें काजू बादाम और किशमिश भी है। और शालू, ये ले माखन लगा हुआ पराठा। और ये इसमें सलाद है, रायता है, जिसको चाहिए ले लो। जैसे वो लोग बरसों से ही भूखे थे, सारे खाने पर बुरी तरह टूट पड़े। अम्मा उन्हें आशीर्वाद देती हुई बोली, तुम जुग जुग जियो बच्चों, तुम्हारी वजह से कितने लोगों के पेट में निवाला चला जाता है। अम्मा दुआ ही देनी है तो बाबूजी को दो, जिनका ये खाना है। बहुत अच्छे हैं हमारे बाबूजी। आनंद के पीछे पीछे मानसी भी आ गई। मानसी ने कहा, क्या देख रहे हो बाबूजी, मेरे भाई बहन चोरी नहीं करते। ये तो वो सारा जूठा खाना है जो आप बड़े लोग डस्टबिन में डाल देते हो। ये वो गरीब लोग हैं जो हमारे साथ कचरा बीनते थे। ये वो लोग हैं जिनको भूख कूड़े में से भी रोटी निकालकर खाने को मजबूर कर देती है। इस झूठे खाने को खाकर वो हम लोगों को अनगिनत दुआएं देते हैं, लेकिन आप जैसे अमीर लोगों को इस रोटी का महत्व नहीं मालूम बाबूजी। अगर मेरे भाई बहनों से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। आज मेरी आंखें खुल गई मानसी, मैं रोटी का महत्व समझ गया। आज के बाद हमारे ढाबे में डस्टबिन में कोई खाना नहीं फेंकेगा। मैं खाने के लिए अलग अलग डब्बे रखवाऊंगा
और वो सारा खाना इन जैसे जरूरतमंदों को खिलाऊंगा। तुमने मुझे एक नई राह दिखाई है बच्चों। मैं औरों को भी इस राह पर चलने की सलाह दूंगा। सारे बच्चे आनंद की बात सुनकर खुशी से झूम उठे और फिर से सब अपने अपने काम पर लग गए।